एक एक्सरसाइज जैसे मान लो कि टी मेरा जा रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और जहाँ पे टी ऑफ एक्स वाई मेरा जा रहा है वाई एक्स पे। दो बेसिस गिवन है। फर्स्ट के लिए जो अगर डोमेन है उसके लिए मेरा स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है। एक बेसिस बी वन ये गिवन है कि 1 0 एंड 0 1, ये डोमेन के लिए। और को डोमेन के लिए बेसिस जो गिवन है वो मेरा बेसिस गिवन है 1 2 3 4, 1 2 एंड 3 4। ठीक। बी वन जैसे गिवन है डोमेन के बेसिस फर्स्ट के लिए, और बी टू को डोमेन के लिए। दो बेसिस गिवन है और ये मेरा फंक्शन गिवन है। हाँ हाँ, 1 2 3 4, हाँ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। अब यहाँ पे तुम्हारा जो क्वेश्चन था कल का भी, जो सिमिलर है कि नहीं वो भी पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स, अगर इसका दो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, दो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो करना है वो हम करेंगे कि टी को मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे B1 B2 के रेस्पेक्ट में, एंड सेकेंड वन करेंगे B2 B1 के रेस्पेक्ट में। ठीक, समझ में आया? मतलब एक बेसिस रिप्रेजेंट करेंगे B1 B2 के रेस्पेक्ट में, और एक करेंगे B2 B1 के रेस्पेक्ट में। दो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा। मीन्स एक बार डोमेन में B1 कंसीडर करेंगे, को डोमेन के लिए B2 कंसीडर करेंगे, और उल्टा भी होगा। मीन्स हम डोमेन में B2 कंसीडर करेंगे, को डोमेन में B1। दोनों मैट्रिक्स में अंतर क्या आ रहा है वो हम चेक करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, ओनली बेसिस का अदला बदली हो रहा है, तो कुछ नहीं है। हाँ रिफ्लेक्शन है, उसी का हम बेसिस अलग रखे हैं ना, स्टैंडर्ड बेसिस नहीं रखे हैं। तो बेसिस का रेस्पेक्ट में ये क्या चेंजेस होंगे ये हम चेक करेंगे। ये एग्जाम्पल इस टाइप से आते हैं हम लोगों में, तो वो चीज़ भी कुछ कुछ हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ कुछ देखते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये फाइंड करना है। ये एक बेसिस है B1 और B2, दो बेसिस दिया हुआ है। इसमें T ऑफ B1 B2 एक बार फाइंड करना है, और T ऑफ B2 B1 एक बार फाइंड करना है। देखो दोनों में क्या, फिर दोनों मैट्रिक्स के क्या रिलेशन है। दोनों मैट्रिक्स
डिफरेंट मैट्रिक्स बन रहा है ना। क्या मैट्रिक्स बनेगा? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? कैसे? इसके ये दोनों अलग अलग बेसिस है। हाँ, पर ये दोनों अलग अलग बेसिस में, ऐसा नहीं बोला हूँ कि B1 B1। समझ रहे हो? हाँ, ट्रांसफॉर्म करो। इसके कॉम्बिनेशन में लिखना है। B1 B2 लिखा है ना। B1 B1 होता तो क्या मैट्रिक्स बन रहा है? P ऑफ हाँ, B1 जहाँ पे मेरा डोमेन में है, B2 को डोमेन में है। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बन रहा है? C2। हाँ, ओके। ये सबका आया है? अगर नहीं आएगा तो उसको फिर करके देखना पड़ेगा। सबका अगर नहीं आता है तो तुम लोग बोलो, सब कोई चीज़ अगर नहीं हुआ है तो उसको फिर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये क्रॉस वेरीफाई करके। और B1 B2 में क्या आ रहा है? 2 4। हाँ अर्जुन बोलो, ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है? करके दिखाते हैं। अर्जुन बोलो आप, ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है? ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, ओनली बेसिस का अदला बदली किया हूं मैं। नहीं, बिना ढूंढ के भी कर सकते हो। डिटर्मिनेंट फाइंड करो। रैंक भी चेक कर सकते हो, रैंक तो इक्वल हो ही जाएगा, मुझे इतना लग रहा है। रैंक दोनों का ही 2 होगा। डिटर्मिनेंट चेक करो। इसका अगर तुम डिटर्मिनेंट लेने जाओगे तो क्या डिटर्मिनेंट आएगा, इसका क्या डिटर्मिनेंट आएगा? इसका 6 - 4 2। और इसका चेक करना, देखो शायद हाफ आएगा। दोनों डिटर्मिनेंट अलग हुआ, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन सेम था। ओनली बस बेसिस को अदला बदली किया, तो दोनों मुझे अलग मैट्रिक्स मिल गया। इसका डिटर्मिनेंट भी अलग है, तो दोनों मैट्रिक्स सिमिलर नहीं है। रैंक सेम है। रैंक तो सेम होगा ही, कोई भी ऑर्डर बेसिस ले लो, उसका रैंक सेम होगा ही। पर सिमिलर नहीं बोल सकते हम। सिमिलर तब बोल सकते हैं अगर तुम बेसिस सेम ले लोगे तब। अगर B1 B1 लोगे, B2 B2 लोगे, तो मैट्रिक्स हमेशा सिमिलर होगा। अगर सेम बेसिस के रिस्पेक्ट में हम करते हैं तो हमें सिमिलर मैट्रिक्स मिलेंगे। और अगर हम बेसिस का ऐसे चेंज करते हैं तो कभी भी हमें सिमिलर मैट्रिक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये चीज हम चेक करते हैं कि ये बोला कि क्रॉस चेक करने के लिए कि ये 3/2 -2 -1 कैसे आ रहा है ना। ठीक। तो हम सिंपल ये करेंगे कि टी ऑफ जो है मेरा एक्स वाई जा रहा था वाई एक्स पे। अब हम इसको चेक करेंगे कि मेरा जो 1 0 था, ये 1 0 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 0 कहाँ पे जा रहे हैं मेरा? 0 1 पे जा रहे हैं। तो इसको हमें एक्चुअली लिखना है किस फॉर्म में? C1 of 1 2 प्लस C2 of 3 4। तो यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना है C1 C2 का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल है। C1 + 3 C2
और ये हो जाएगा 2c1 प्लस 4c2। बस ये हो गया। अब तुम इसको सॉल्व कर दो। ये इक्वल है 0 1 के साथ, तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे c1 प्लस 3c2 0, और ये हो गया 2c1 प्लस 4c2 इज इक्वल टू 1। इन दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c1 क्या मिल जाएगा, दोनों को माइनस कर देते हैं तो भी c1 प्लस c2 ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे फाइंड करो। देखो c1 का वैल्यू कितना आ रहा है, जो भी है, तो x प्लस वाई का जो डुअल इक्वेशन है, c1 कितना आ रहा है 3/2, और यहाँ पे c2 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो 3/2 c2 हो गया -1/2। आप तुम यहाँ पे देखो वही किया है, 3/2 -1/2, 3/2 -1/2, क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि अगर तुम्हारे पास इस टाइप से है कि तुमको अगर बेसिस को बेसिस पे ले जा रहे हो, तो तुम ये चीज़ें लिख सकते हो कि टी ऑफ जो तुम्हारा बेसिस का सेट होगा वो α1 α2, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर α3 α4 और भी बेसिस है, α3 α4 ये स्वेट है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स के साथ, जो मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, जो मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा टी का। तो टी ऑफ α1 कहाँ पे जा रहा है मेरा 3c2, तो α3 α4 है ये हमारा जीरो जो था, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगा 3/2 -1/2, क्योंकि यहाँ पे α3 एक्चुअली 1 2 है और α4 तुम्हारा 3 4 है, और यहाँ पे α1 1 0 है। इस टाइप से हम करेंगे, ठीक। सिमिलर वे में तुम दूसरे का भी कर सकते हो, जो तुम्हारा ये 1 0 के लिए हमने किया, तो 0 1 कहाँ पे जा रहे हैं वो चीज़ भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे चेक करना टी ऑफ 0 1 कहाँ पे जा रहे हैं, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा 1 0 पे, 1 0 पे जाएगा, और ये तुम लिख दो C3 1 2 प्लस C4 3 4, यहाँ से फाइंड कर लेना C3 और C4 का वैल्यू। तो C3 और C4 का वैल्यू जो आएगा वो इसमें पुट होगा। तो C3 C4 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, इस -2 और 1, -2 1, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा C3 जो आएगा -2 आएगा, C4 जो आएगा 1 आएगा, ठीक। इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। ओके, तो मेन मुद्दा यही है कि कोई भी अगर ऐसा ऑर्डर बेसिस हम ले लेंगे और दोनों अल्टरनेटिव चेंज करेंगे, या मतलब एक दूसरे को कंपोजिशन में लेंगे, तो हमें कभी भी सिमिलर मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। सिमिलर मैट्रिक्स हमें तब मिलेगा जब हम सेम ऑर्डर बेसिस लेंगे। मीन्स अगर रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो कि टी मेरा वी से वी जा रहा हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी का जो मैट्रिक्स बनेगा, सपोज कोई स्टैंडर्ड बेसिस मेरा सेट दिया हुआ है, मान लो कि बीटा एक सेट दिया हुआ है और गामा एक सेट दिया हुआ है ऑर्डर बेसिस का। सपोज ये मेरा ऑर्डर बेसिस है, ये ऑर्डर बेसिस क्या होता है पता है ना, ऑर्डर बेसिस, बेसिस मतलब सिंपल बेसिस, ऑर्डर मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना। क्योंकि हमने कल भी देखा था कि अगर 1 0 0 1 ले रहे थे जो मैट्रिक्स हमें बन रहा था, और अगर सेम उसको हम चेंज कर देंगे 0 1 1 0 पे, तो मैट्रिक्स हमें डिफरेंट मिलेगा। तो हमें एक सेम ऑर्डर को फॉलो करना है। स्टैंडर्ड बेसिस अगर ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉलो करना, तो चेंज कर रहे हैं तो वो सेम ऑर्डर को फॉलो करना, इसी को उसको ऑर्डर बेसिस बोलते हैं, और कुछ रीजन नहीं। अगर ये दोनों ऑर्डर बेसिस है, तो जो मैट्रिक्स मेरा बनेगा, ये मैट्रिक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कभी कभी बीटा के रेस्पेक्ट में, और एक ई मान के चलो
गामा के रिस्पेक्ट में अगर दोनों सेम लेते हैं तो दोनों जो मैट्रिक्स ये बन रहा है ये दो आर सिमिलर। सिमिलर मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेम, डिटर्मिनेंट, ट्रेस, रैंक जो भी है सब सेम, दैट इज सिमिलर मैट्रिक्स। सेम बेसिस हम ले रहे हैं बीटा के रेस्पेक्ट में। बीटा वहां पे देखो v और w अगर तुम लेते हो, v और w में बेसिस भी अलग अलग आएंगे। हाँ सेम डायमेंशन ले रहे हो तो वो चीज़ तुम बोल सकते हो ऐसे, डायमेंशन अगर सेम ले रहे हो वो चीज़ तुम ऐसे बोल सकते हो कि उस टाइप से। और वहाँ पे भी किस हिसाब से होगा मुझे नहीं आइडिया, एक बार चेक करके देखना या ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल देखना कि ऐसा काउंटर एग्जांपल मिल रहा है कि नहीं। ठीक, नॉर्मली इन जनरल केस में यही चीज़ें होते हैं, अदरवाइज बेसिस चेंज होता है तो हमें सिमिलर मैट्रिक्स नहीं मिलता है। ओके, देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है। जैसे एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मान लो कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल के लिए अगर ले रहे हैं हम, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल के लिए मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल P3 के ले रहे हैं सपोज, P3 ऑफ R, इससे हम जा रहे हैं P2 पे। P2 P3 मीन्स डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3 और डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर R। तो यहाँ पे अगर फंक्शन हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं T ऑफ F में डिफाइन कर रहा हूँ F डैश, T ऑफ F में डिफाइन कर रहा हूँ F डैश। बताओ इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा। पहला हमें अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे बार, मतलब तुम ओनली नेट में नहीं बहुत सारे टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, पॉलिनोमियल से कॉन्टिन्यूस फंक्शन से ऐसा आता है। तो ये अगर दिया गया है ओनली इतना ही दिया गया है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बोला अगर स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा। बेसिस अगर स्टैंडर्ड हो तो कैसे बनेगा। सबसे पहली बात कि P3 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, क्या होगा स्टैंडर्ड बेसिस है। P2 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1x एक्स स्क्वायर। ये मेरा स्टैंडर्ड बेसिस हो गया दोनों का। अब तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है और इसमें तुम्हें फाइंड करना है कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अब सिंपल देखो इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम करना ही नहीं है। मैंने जो तुमको बोला था कि अगर तुम ऐसे ले लोगे T ऑफ 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये जाता है बेसिस बेसिस पे अगर जाता है तो मेरा क्या होता है यहाँ पे भी होना चाहिए 1x एक्स स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स होना चाहिए। ये सिंपल फॉर्मूला है कि अगर बेसिस हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड या कोई भी बेसिस हो स्टैंडर्ड ना भी हो, बेसिस दूसरा बेसिस होगा फिर उसका मैट्रिक्स बनेगा। तुम सिंपल इसको कर लो कि क्या होगा। टी ऑफ वन कहाँ पे जाएगा, टी ऑफ वन जीरो पे जाएगा, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो मेरा क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके क्या देंगे। ठीक, टी ऑफ एक्स कहाँ पे जाएगा, टी ऑफ एक्स वन, तो यहाँ पे वन से ओनली मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों से तो जीरो जीरो मल्टीप्लाई होगा। ठीक, टी ऑफ एक्स हो गया, टी ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ पे जाएगा 2x, 2x, तो जीरो टू जीरो, एक्स क्यू जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मीन्स जीरो जीरो, तो ये मेरा मैट्रिक्स बन गया डायरेक्ट। तो जब तुम्हारा एग्जाम्स वगैरह में इजीली हो जाता है तब उतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो ये सब फाइन कर दो, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन से पूछा जाएगा तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट लिखो मैट्रिक्स फाइन करो हो गया।
कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आप देखते हैं इसका। बार का कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। पहला एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है टी, तुम्हारा आर क्यूब से आर क्यूब दिया हुआ है, आर क्यूब से आर। ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आर क्यूब मतलब एक्स वाई जेड होना चाहिए। एक्स वाई जेड, ये मेरा जा रहा है कहाँ पे, एक ही एलिमेंट पे जा रहे हैं, 2x प्लस वाई -3z। ठीक, ये एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसका तुम्हें मैट्रिक्स फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू ऑल द स्टैंडर्ड बेसिस, सभी स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में। ये एक दिया हुआ है r टू द पावर n टू r टू द पावर n। देखो ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ये तुम्हें देख के जल्दी से जल्दी करना है सॉल्व। कि सारे वन है। यहाँ पे मेरा जा रहा है टी यू ए डी, ये जा रहा है 8+2 dx। ठीक, तीनों ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका हमें बेसिस फाइंड करना है और तुम्हें देखना है कि कैसे तुम फाइंड करोगे। बहुत इस टाइप से क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है कुछ, अभी मैं देता हूँ। ये जे माइनस
यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस मेरा दिया गया है ये V1 से स्टार्ट करके Vn तक। ये मेरा बेसिस V0 0। ओके, क्या हुआ? एसी ना चले तो अच्छा है ना, आराम हराम होते हैं, कहावत है। अब जो लिखा था वो कहावत जानते हैं। लाइट ही नहीं होगा। लाइट है? कल कल भी तो काफी टाइम लाइट है। लाइट है तो ऑन कर दो उसको। अरे, बीच में कहाँ से खाना आ गया? अरे तुम लोग बैठे क्यों हो? करो। हो गया? ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा? हो गया सब? देखो इन लोग हो गया। बाकी तुम लोग, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। पहला वाला बताओ। चलो, कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो बताओ, जहाँ इसका नहीं हो रहा है। आर क्यू से आर पे जा रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड बेसिस हमें कंसिडर करना है। स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 1। आर के लिए स्टैंडर्ड बेसिस सिंपल 1। ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देख लो, 1 0 0 कहाँ पे जा रहे हैं, 0 1 0 कहाँ पे जा रहे हैं, 0 0 1 कहाँ पे जा रहे हैं। एक मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये जो फर्स्ट वन के लिए मैट्रिक्स बनेगा, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर मेरा जो टी का मैट्रिक्स अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, हाँ, तो 1 क्रॉस 3 मतलब एक ही रो है। हाँ, तो जो आएगा वही आ जाएगा, सिंपल। जो उसका वैल्यू होगा वही आ जाएगा। 1 0 0 कहाँ पे जा रहे हैं? 2 पे जा रहे हैं, 2 लिख दो। फिर ये जा रहा है 1 पे जा रहा है, और ये -3 हो गया। सेकेंड वन, आर एन से आर एन जा रहे हैं, स्टैंडर्ड बेसिस है,
मीन्स E1 E2 करते करते En है, यहाँ पे भी मान के चलो E1 E2 करते करते En है, स्टैंडर्ड बेसिस है। तो ये A1 A2 An सारे एक ही पे जा रहे हैं, A1 A1 पे। तो ये क्या मैट्रिक्स बनेगा सेकेंड वन के लिए? बिल्कुल, मतलब इसके लिए अगर पहला एक ही कॉलम हमें मिलेगा क्योंकि A1 का एक कोफिशिएंट है सर, A1 को कॉमन ले A1 के लिए बनेगा, बाकी तो कुछ है भी नहीं। तो हम सिंपल हमारा वाला फंडा लगाएंगे टू के लिए कि टी ऑफ जो है टी ऑफ मेरा मान के चलो E1 मान के चलो, ये स्टैंडर्ड बेसिस हमेशा ई से डिफाइंड होता है, स्टैंडर्ड बेसिस हमेशा ई से डिफाइंड होता है, En। ये इसको मैं ले जाऊंगा कहाँ पे, स्टैंडर्ड बेसिस पे ले जाऊंगा। ये जो मैट्रिक्स बनेगा, अब देखते हैं E1 कहाँ पे जा रहा है मेरा, 1000 पे जाएगा। E2 भी कहाँ पे जाएगा, E2 कहाँ पे जाएगा, 010 पे जाएगा। E1 कहाँ पे जाएगा, E1 जाएगा 111, सारे एलिमेंट्स वन, सारे एलिमेंट्स वन मतलब इसके सारे के साथ एक एक से मल्टीप्लाई होगा। और E2 कहाँ पे जाएगा, सब जीरो, क्योंकि पहला एलिमेंट जीरो जब है A1 के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी अभी A1 पे जा रहा था, तो ये सब जीरो पे जाएंगे बाकी। तो ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। चलिए, कोई ज्यादा टफ नहीं है मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। थ्री के लिए फाइन करो, बाकी लोग फाइन करो थ्री के लिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं 3x4 का मैट्रिक्स बनेगा, 3x4 का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि इसका जो है ए मेन क्रॉस एन अगर मैट्रिक्स होता है तो उसका डायमेंशन क्या होता है, ए मेन। तो यहाँ पे 2x2 4, इसका डायमेंशन 4 हो गया। इसका डायमेंशन कितना है, ए P2 है, दैट इज 3। हमेशा Pn के लिए n+1 होता है। 3x4 का एक मैट्रिक्स बनेगा। फाइन करो मैट्रिक्स, फाइन करो तुम लोग, ये बाकी सब लोग। 3x4 का मैट्रिक्स बनेगा, 4x, हाँ 3x4 का सब मैट्रिक्स फाइन करो। भूलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। हाँ, इसे आंसर देख के इजी लगता है सब कुछ, आंसर फाइंड करने तक डिफिकल्ट लगता है। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें जो एम 2x2 है, आर के ऊपर है, तो इसका डायमेंशन है 2x2, दैट इज 4। डायमेंशन मेरा 4 है। इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस है 100 0100 एंड 0001। दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस। ये मेरा एम 2x2 का स्टैंडर्ड बेसिस हो गया। P2 है, जो मेरा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स लेस देन इक्वल्स टू 2,
यहाँ पे इसका मेरा डायमेंशन हो जाता है 3, और इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस बनता है वो है 1x(x²). तो ये मेरा स्टैंडर्ड बेसिस वाला फंडा हो गया कि ये M2x2 4 डायमेंशन का पेस है, और P2R जो 3 डायमेंशन का पेस है। ये अब इसका जो मैट्रिक्स मेरा बनेगा वो 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो मेरा जो T बनेगा इसके अकॉर्डिंग, जो T मैट्रिक्स मेरा बनेगा कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में, वो मेरा 3x4 का एक मैट्रिक्स बनेगा। अब तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि 100 कहाँ पे जाएगा। T(1000) ये कहाँ पे जाएगा, जो रिलेशन क्या था 1 पे। ओके, हाँ, A+B D B सब 0 है, तो ओनली पहले 1 रह जाएगा, +0 ये मेरा रह जाएगा 1 पे, जो ओनली 1 से जनरेट भी हो जाएगा, इसको सिंपल अगर तुम लोग लिखना चाहते हो, जरूरत भी नहीं है ऐसे, तो 1x1 प्लस 0x(x) प्लस 0x(x²). और सिंप्लीफिकेशन इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें ओनली मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। ये फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए है कि अगर तुम्हें कोई भी समझने में दिक्कत हो रहा हो तो। सिमिलर वे में मेरा जाएगा ये 0 1 0 0, ये भी ये कहाँ पे जाएगा 1 प्लस ओके, 1+x², बिल्कुल बी है, 1+x² पे जाएगा। ये भी मैं बोल सकता हूँ 1+0x प्लस 1+x²। 0 0 1 0, ये सी के लिए है, तो सी ओनली, सी है ही नहीं, सी कहीं पे भी नहीं है, 0, तो सभी यहाँ पे 0 हो गया। ये डी पे है तो ओनली ओनली 2D(x) को x, तो 2x पे जाएगा। बस अब ये कोएफिशिएंट को रख दो तो तुम्हारा मैट्रिक्स बन गया। अब ये कोएफिशिएंट को रख दोगे तो, क्योंकि ये मैंने बोला था कि एक एक कॉलम में आएगा, जो कोएफिशिएंट अगर हम रखते हैं तो कॉलम वाइज आएगा। ये कॉलम वाइज अगर हम रखेंगे तो हमारा मैट्रिक्स हमें मिलेगा। तो अगर कॉलम वाइज रखेंगे स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में, ये मेरा मैट्रिक्स बन रहा है 3x4 का, तब 3 रो है 4 कॉलम। इसमें मेरा क्या होगा, पहला 1 1 0 0। ओके ओके ओके, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, करेक्ट। ये तो ये हो जाएगा मेरा 1 1, ठीक ना, क्योंकि ये जो आता है ये मेरा कॉलम पे आएगा, एक्चुअली जो मेरा आएगा वो कॉलम पे आएगा, क्योंकि T(x) इसके साथ तो मल्टीप्लाई होता है, x के साथ कोई नहीं, 0 0 हो जाएगा, के बाद हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 0, एंड देन 2। तो ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस का। ठीक ही तो है। यस, जब मैट्रिक्स अब लिखता था, देखो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट पहला क्लास में लिखा था, A11 था, A21 था, A31 था, ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक पार्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। 4 में पार्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है कि T(Vj) जो है वो क्या है, Vj
माइनस वीजे माइनस वन, यहाँ पे भी जीरो को जीरो कंसिडर करने के लिए बोला गया है। भी जीरो जीरो कंसिडर कर लो। हाँ, प्लस, ओके, ठीक। तो हमें ये चीज दिया गया है, और जहाँ पे V1 से Vn तक मेरा बेसिस है, बेसिस एलिमेंट्स दिया गया है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, क्या होगा? इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन तो गिवन ही है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि सेम स्पेस से सेम स्पेस जा रहा है। अब सिंपल यहाँ पे तुम वो चीज़ भी फॉलो करवा सकते हो कि एक एक करके देख सकते हो कि V1 मेरा कहाँ पे जा रहा है, ये चीज़ भी देख सकते हो। तो V1 कहाँ पे जाएगा? V1 प्लस V0, V0 जीरो गिवन है, तो ये मेरा V1 ही हो गया। तो P ऑफ V2 मेरा जाएगा V2 प्लस V1, तो ये सिमिलर V3 मेरा जाएगा V3 प्लस V2। ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा, ऐसा मेरा कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये n तक चलेगा, तो P ऑफ बी एन मेरा जाएगा कहाँ पे? P ऑफ n प्लस V ऑफ n माइनस वन, करेक्ट। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मेरा बनेगा, तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा? n क्रॉस n मैट्रिक्स एक बनेगा। अब हम देखते हैं वही चीज कि V1 कहाँ पे जा रहा है, वो मेरा किस में आता है? जो आता है वो मेरा एक एक कॉलम बनेगा। तो ये कॉलम मतलब वन V1 ही है, ओनली वन, बाकी सब जीरो होना चाहिए कॉलम में। V1 तो V1 प्लस V0 है, V1 तो आएगा ना। V2 कहाँ पे जा रहा है? देखो V1 प्लस V2 पे जा रहे हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा? वन वन, कहाँ पे? यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट रखेंगे ना। V1 मेरा बेसिस है, V1 V2 बेसिस है, सब बेसिस। सिमिलर वे में जब हम इसमें देखेंगे कि V3 के लिए पहले क्या हो, V2 V3 ओनली, पहला तो जीरो, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में जाके ये दो एलिमेंट वन आएगा। तो ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। तो ये कोई भी टफ टास्क नहीं है, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसीलिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और प्रॉब्लम तब हो जाता है जब बेसिस चेंज कर देगा। ये स्टैंडर्ड बेसिस है, तो स्टैंडर्ड बेसिस के लिए रिप्रेजेंटेशन करना इजी है। अगर मान लो कि स्टैंडर्ड बेसिस की जगह वो पार्टिकुलर कोई बेसिस दे दिया, तब तुम्हें फाइंड करना होगा, तब वो चीज़ डिफिकल्ट होता है थोड़ा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का। कि हमारा अगर टी मान के चलो एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है V से W तक, दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है, जहाँ पे V W आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा होता है कि रैंक जो होता है मेरा, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी एक्चुअली क्या है? इमेज स्पेस का डायमेंशन। तो ये रैंक ऑफ टी जो होगा, वो जो मेरा रैंक होगा मैट्रिक्स का, वो सेम होगा। ये बॉक्स मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओनली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए। बहुत सारे बुक्स में एम भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सारे बुक्स में ये भी दिया जा सकता है, ये बॉक्स जो है एम ऑफ टी, ये भी बोलते हैं। या बहुत सारे बुक्स में फिर ए टी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे भी हो, एक ही फॉर्म है सब, कोई भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है मैट्रिक्स ऑफ द टी, जहाँ पे जहाँ पे मैं बोल लेता हूँ मैट्रिक्स
with respect to any order basis। कोई भी ऑर्डर बेसिस ले लो, उसके रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका रैंक और इसका रैंक इक्वल होगा। तो हमें बेसिस अगर चेंज भी करते हैं ऑर्डर बेसिस, तो भी रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैंक मतलब इमेज टी का डायमेंशन, और जो टी का जो रैंक है, जो मैट्रिक्स बनता है उसका जो रैंक है वो सेम होगा। अगर मैं कॉम्पोजिशन लेता हूँ, दो मान लो कि दो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो सभी फाइनाइट डायमेंशन में, तो कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है मैट्रिक्स के लिए। सपोज टी में ले रहा हूँ वी से डब्लू, और एक एस ले रहा हूँ जो मैं ले रहा हूँ डब्लू से यू। सभी फाइनाइट डायमेंशनल है, वी डब्ल्यू यू सब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो अगर जो मैट्रिक्स मेरा बनेगा, एस कॉम्पोजिशन टी का जो मैट्रिक्स बनेगा, हाँ मान लो कि मैं एस कंपोजिशन टी ले रहा हूँ, ठीक ना। एस कंपोजिशन टी लेंगे तो एस कंपोजिशन टी भी एक मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, वो हमने देखा है डब्ल्यू टू यू। और टी जो है बी से डब्ल्यू है, और ये है डब्ल्यू से, तो मेरा हो गया बी से ही। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, उसके इसके मैट्रिक्स में अंतर क्या होगा। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म करेगा मेरा, मीन्स ये जो मैट्रिक्स बनेगा इस कॉम्पोजिशन टी का, ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ये एक्चुअली दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, तो दोनों कॉम्पोजिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इक्विवेलेंट है। कॉम्पोजिशन जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इक्विवेलेंट है। ये सेम इनवर्स के लिए भी ट्रू है। अगर इनवर्स भी हम लेंगे, इनवर्स लेंगे वी से डब्ल्यू, मान लो कोई टी दिया हुआ है डब्ल्यू से वी, अगर इनवर्स हम लेते हैं, इनवर्स भी मैट्रिक्स इनवर्स के इक्विवेलेंट है। मीन्स मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से टोटली ही इक्विवेलेंट है। वो चीज़ भी हम प्रूव करेंगे कि कैसे है। और अगर हम इनवर्स भी लेते हैं, मान के चलो कि टी जो है वी से डब्ल्यू है, और एक मैट्रिक्स ले लो कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सपोज टी इन्वर्टेबल इन्वर्टेबल है, तो हमें टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो यूनिक होगा, तो टी इनवर्स ही है। टी इनवर्स डब्ल्यू से भी है, तो टी इनवर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा, तो टी इनवर्स का जो मैट्रिक्स मेरा बनेगा, टी का मैट्रिक्स की तरह टी इनवर्स का भी एक मैट्रिक्स बनेगा। टी इनवर्स का मैट्रिक्स और टी का मैट्रिक्स में रिलेशन क्या है, यस, टी इनवर्स का मैट्रिक्स और टी का मैट्रिक्स में इनवर्स का ही रिलेशन है। टी इनवर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा वो टी का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका इनवर्स होगा। तो मैट्रिक्स और जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो ऑल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये एक्चुअली मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज हो गया। बाकी जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो वेक्टर्स, ये भी एक वेक्टर से फॉर्म करते हैं, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये भी तुम लोग थोड़ा थ्योरी इसका भी देख लेना कि अगर मेरा वेक्टर स्पेस बी टू डब्ल्यू है, बी से डब्ल्यू तक एक वेक्टर स्पेस हम डिफाइन कर रहे हैं कोई भी फील्ड के ऊपर, जहाँ पे फील्ड अगर एफ है मेरा, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी हो सकता है, एस हो सकता है, और भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जहां से V से W है ओवर द फील्ड, ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर, यहाँ पे फील्ड क्या होगा, अगर ये V टू W, V तो वेक्टर स्पेस है, W भी वेक्टर स्पेस है, फाइव डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, जहाँ पे फील्ड के ऊपर F है, तो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है V से W वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा सेम फील्ड के ऊपर। इसका बहुत सारे टाइम इसका जो नोटेशन है वो हम एल से डिफाइन करते हैं, ये एल से डिफाइन किया जाता है। सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर F सेम फील्ड। ये भी दो तीन टाइप का होते हैं, जो मेरा ये लीनियर जो वेक्टर स्पेस हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ये दो तीन टाइप का हो सकते हैं। एक एल मेरा V टू V भी हो सकता है सेम वेक्टर स्पेस के ऊपर, और दूसरा मेरा ये भी हो सकता है कि V से F तक वेक्टर स्पेस से फील्ड तक, जैसे मैंने दिखाया था अभी R क्यूब से R तक, तो V से F तक वो भी जो फंक्शनल होंगे उसको भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो भी वेक्टर स्पेस बनेगा। तो तीन टाइप का हमें बन सकता है कि हमारा अगर डिफरेंट हो तो, सेम हो तो, और अगर एक फील्ड खुद हो तो तीन टाइप का बनते हैं, और ये सभी वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका डायमेंशन वगैरह क्या हो रहा है, यार ये वेक्टर स्पेस का इम्पोर्टेंस ही क्या है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैंने देखा था, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, तुम लोग खुद फाइंड करके देखो। ई मेरा V से V तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक, जहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि रैंक जो है T का वो इक्वल है T स्क्वायर के साथ। तो हमारा रैंक जो इक्वल है, तो जो इमेज स्पेस है और जो नल स्पेस है उसके में क्या रिलेशन है, मीन्स इमेज ऑफ टी एंड कार ऑफ टी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें फाइंड करना है। ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो उसमें क्या आएगा, या यूनियन ले लो तो क्या आएगा, ऐसा मीन्स ऐसा बोल सकते हो, इमेज ऑफ टी इंटरसेक्शन कार ऑफ टी, ये क्या होगा, यहाँ पे रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। बी ऑब्वियसली फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, बी ऑब्वियसली फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ टी स्क्वायर, जीरो कैसे होगा, तुझे दिखाना होगा ना। एलिमेंट्स एलिमेंट्स तो सेम वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस तो सेम है, अलग वेक्टर स्पेस होता तो अलग बात था। हाँ,
आंसर मुझे नहीं पता, कैसे फाइंड किया बताओ। कट गया, रैंक ऑफ टी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बराबर है। तो अगर टी बराबर सी स्क्वायर मतलब टी माइनस टी जीरो होगा तो टी आई होगा, अगर आई होगा तो मल्टी एच वेक्टर सेक्शन, अगर जीरो है तो ये लोग जीरो ही होगा। कैसे होगा? हाँ तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये 1 1 हो रहा है कि ऑन टू हो रहा है, 1 1 क्या है कि ऑन टू है कि क्या रिलेशन है। हम्म? हाँ रैंक ऑफ टी के बराबर है तो तब लगाओगे ना जब रैंक फुल रैंक तब रखोगे ना जब मैट्रिक्स जीरो वन का होगा तो प्रॉपर्टी दिखेगी क्या स्क्वायर है तो ही तो प्रूफ करना है, इतना ही दिया गया है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम्म। यहाँ पे एल टी टू एल टी बराबर होगा एल टी रैंक, यही तो होता है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेगा जिसकी रैंक रैंक ऑफ टी बराबर होगा रैंक ऑफ रैंक ए का रैंक के साथ इक्वल होगा, हाँ है? वो तो मैंने अभी भी बताया भी, टीका का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, मैट्रिक्स का रैंक और टी का रैंक सेम है। हम्म। अगर ए मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर ए स्क्वायर ई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये रैंक बराबर है ए इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, हाँ। ए बराबर ए स्क्वायर एल ऑफ ए बराबर एल ऑफ ए इनटू एल ऑफ ए स्क्वायर तो मल्टीप्लिकेशन बराबर ही होता है। हाँ वो ठीक है, वो चीज मैं समझ रहा हूँ। तुम जो चीजें बोल रहे हो कि हमारा अगर टी के रेस्पेक्ट में हमें अगर ए मैट्रिक्स मिलता है तो टी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक। पर ये दोनों का रैंक इक्वल है, रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ ए मीन्स रैंक ऑफ ए, तुम ये बोल सकते हो कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल है। तो ये इसका मतलब ये भी नहीं होता ना कि ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, ये चीज बोल रहे हो, समझ रहे हो? ए का रैंक और ए स्क्वायर का रैंक इक्वल है, वो गिवन हो गया। पर ये जरूरी तो उसके मतलब नहीं है कि ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, है ना? एक मान लो कोई भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, उसका रैंक सपोज 2 है, 3 है, 5 है, ए स्क्वायर का रैंक भी 2 3 5 हो सकता है।
उसका जरूरी नहीं है कि ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। नलिटी ऑफ टी मीन्स ये बोलना चाहते हो कि रैंक ऑफ टी गिवन है, तो रैंक ऑफ टी में मान के चल दो एम है, ठीक। तो नलिटी ऑफ टी क्या होगा? डायमेंशन सपोज एन डायमेंशनल है तो मेरा एन माइनस एम होगा, जहाँ पे मेरा डायमेंशन गिवन है। चलो फाइनाइट डायमेंशन है तो डायमेंशन अब भी मैं मान के चल रहा हूँ मेरा एन है, एज्यूम करके चल रहा हूँ। फिर अब रैंक ऑफ टी स्क्वायर मेरा वो भी एम ही है, रैंक ऑफ टी स्क्वायर भी मेरा एम ही है। नॉलिटी ऑफ टी स्क्वायर भी एन माइनस एम है। फिर रैंक ऑफ ए इंटू ए, नहीं, इसका एक चीज है, तुम ऐसे सोच सकते हो। रैंक ऑफ ए हाँ वो तो प्लस होगा ही। रैंक ऑफ ए माइनस एन हम्म, इंटू एन डायमेंशन, तो एन माइनस एन, ये फाइनाइट डायमेंशन बेसिक है, एन घट जाएगा फॉर्मूले से। एन से एन कट गया तो रैंक ऑफ ए इंटू ए लेस देन और इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू एन होगा हमेशा, या तो एन होगी या एन से छोटी होगी। अच्छा ठीक है, वो देखना। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो एक चीज, ऑफ रैंक के रैंक निकाल लो तो भी तो लेस देन इक्वल टू एन आया, तरह दोनों से कन्वर्जन निकला, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू एन। तुमने एन ले लिया तब है ना, अब एक बार इधर से एन आएगा, मिनिमम लेना तो इससे बराबर आ जाएगी रैंक ऑफ ए स्क्वायर। देखो एक चीज ऐसे भी सोच सकते हो मेरे अकॉर्डिंग कि रैंक ऑफ टी मेरा एम दिया हुआ है, उसका बेसिस में एम एलिमेंट्स होंगे अल्फा एम। कार्नेल ऑफ टी क्या होगा मेरा रैंक यूनिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एन माइनस एम होगा, उसमें एलिमेंट्स एम प्लस वन से स्टार्ट करके एन तक होगा। यहाँ पे कार्नेल ऑफ टी में क्या होगा एम प्लस वन से एन, क्योंकि अगर रैंक यूनिटी थ्योरम भी से भी जा रहे हैं तो उस बेसिस को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ भी तक, जो बेसिस मेरा एक्स्ट्रा बचेगा वही कार्नेल ऑफ टी का होगा। अब मैं इसके ऊपर अगर टी और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ, टी एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो मेरा ये कार्नेल ऑफ टी का जो है मतलब या इमेज ऑफ टी का जो है, ओके। अब अब ये जब जाएगा मेरा सपोज कार्नेल ऑफ टी, अब तुमने यहाँ पे हमने देखा कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर भी एम है और नालिटी
जो है वो भी टी स्क्वायर ओ बी एन माइनस एम ही है, क्योंकि दोनों सेम है। हाँ, तो टी ऑफ ये सब कहाँ पे जाना चाहिए? अल्फा एम प्लस वन से स्टार्ट करके अल्फा एन तक, ये तो मेरा कार्नेल में आते हैं, कार्नेल का डायमेंशन, तो ये तो जीरो पे जा ही रहा था। हाँ हाँ, रुक जाओ। फाइनाइट डायमेंशन क्या बोल रहे हो, बताओ क्या है, बताओ। हम्म। मान लीजिए डायमेंशन है, किसका डायमेंशन भी? हाँ, डायमेंशन एम मान लिया है। रैंक एन मान लीजिए डायमेंशन एन माना हुआ है। हम्म। एन एलिमेंट से बेसिस में, हाँ, अल्फा वन से अल्फा एन। रैंक ऑफ हम्म। rank of A into A then equal to rank of A plus rank of A minus N रैंक ऑफ ए प्लस बी, rank of A रैंक ऑफ ए बी then होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू rank of A plus deleted column N माइनस एन। rank of A into A हो जाएगा rank of A plus minus N rank of A square N या N से बड़ी होगी 2m minus N rank of A square हमेशा बड़ी होगी rank of N से greater than or equal to ठीक है, चलो मैंने ये बोला रैंक ऑफ ए बी, ये चीजें फॉर्मूला है। अब रैंक ऑफ ए क्या लिखेंगे? हाँ हुआ। तो रैंक ऑफ ए एन हो तो गिवन नहीं है ना? किसका? एक ही। डायमेंशन N है एक ही डायमेंशन रैंक लेट किया ना M 2m minus N है 2n minus N इस 2m minus एक ही डायमेंशन है, दूसरा रैंक नहीं हो जाती है। जीरो लेके चल रहे हो भी का डायमेंशन रैंक प्लस नालिटी मिला के भी का होता है ना। रैंक डायमेंशन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, तुम जो चीजें बोल रहे हो मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि रैंक ऑफ ए यहाँ पे जरूरी नहीं कि एन होगा, क्योंकि हम अगर ऐसा चूज करते हैं तो यहाँ पे तो मेरा एम है। अगर मैं इमेज टी ऐसा भी तो ले सकता हूँ जहाँ पे कार्नेल और टी मेरा जीरो नहीं भी हो सकता है, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तुम लोग ये चीज सोचना कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायमेंशन अगर n बेस कौन सी नंबर जाती है? डबल नंबर जाती है। दो नंबर होता है, 10 नंबर।
बहुत डिसाइड कर चलता है स्कूल चलता है किसी लोग इसको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तुम लोग चेक करना, मैं भी चेक करूँगा, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है।